क्या मैं इस बेंच पर बैठ सकती हूँ? अरे आप उठिए मत प्लीज, मेरे लिए ये कोना काफी है। आप शायद हैरत में होंगे, सोच रहे होंगे ये इतना बड़ा पार्क, इतनी सारी खाली बेंचें पड़ी हैं, मैं सब छोड़कर आपके पास ही क्यों धंसना चाहती हूँ। आप अगर बुरा ना माने तो एक बात बताओ, ये जो बेंच जिस पर आप बैठे हैं ना, वो मेरी है। जी हाँ, मैं रोज यहाँ बैठती हूँ। नहीं, मेरा नाम नहीं लिखा है इस बेंच पर। भला म्यूनिसिपैलिटी की बेंचों पर किसी का नाम लिखा होता है? लोग आते हैं, घड़ी दो घड़ी बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। किसी को याद नहीं रहता कि फला दिन फला आदमी यहाँ बैठा था। उनके जाने के बाद ये बेंच फिर पहले की तरह खाली हो जाती है। फिर कुछ समय बाद कोई नया आगंतुक यहाँ आता है और उसे पता नहीं चलता कि इसके पहले यहाँ पर कोई स्कूल जाती हुई बच्ची या कोई अकेली बुढ़िया या फिर नशे में धुत कोई जिप्सी यहाँ बैठा होगा। नहीं जी, नाम तो वहाँ लिखे होते हैं जहाँ आदमी टिक कर रहे हैं, जैसे घरों के नाम होते हैं या फिर कब्रों के। हालांकि मैं सोचती हूँ कब्रों के नाम ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, आखिर कोई जीता जागता आदमी जानबूझ के किसी दूसरे की कब्र में घुसना तो पसंद करेगा। आप वहां देख रहे हैं घोड़ा गाड़ी की तरफ? नहीं, इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। शादी ब्याह के मौकों पे लोग बाग आज भी घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो रोज देखती हूँ और इसीलिए तो ये बेंच मैंने अपने लिए चुनी है, क्योंकि यहाँ बैठकर आंखें सीधी गिरजा पर पड़ती है। आपको अपनी गर्दन टेढ़ी नहीं करनी पड़ती। बहुत पुराना गिरजा है ये। यहाँ पर शादी करवाना बड़ा गौरव माना जाता है। अरे कुछ लोग तो 7-8 महीने पहले से अपना नाम दर्ज करा लेते हैं। हालांकि मैं सोचती हूँ सगाई और शादी के बीच में इतना अंतराल ठीक नहीं। कई बारी मनमुटाव हो जाता है आपस में, अरे बीच में वो क्या कहते हैं ब्रेकअप हो जाता है और फिर पता ये चलता है कि ऐन शादी के मुहूर्त के दिन वर और वधू में से दोनों नदारत। उन दिनों ये जगह बड़ी सुनसान सी हो जाती है, ना कोई घोड़ा गाड़ी, ना कोई भीड़। भिखारी भी खाली हाथ लौट जाते हैं। ऐसे ही एक दिन वो सामने वाली बेंच पर मैंने एक लड़की को बैठी थी और से गिरजे को देखे जा रही थी। पार्क में यही एक मुश्किल है, इतनी बड़ी खुली सी जगह पे सब अपने अपने में बंद बैठे रहते हैं। अरे आप किसी के पास जाके सांत्वना के 2 शब्द नहीं बोल सकते। आप दूसरों को देखते हैं, दूसरे आपको देखते हैं। हो सकता है इसमें भी कोई तसल्ली मिलती हो। यही कारण है कि अकेले कमरे में जब तकलीफ दुश्वार हो जाती है तो लोग बाहर निकल आते हैं, सड़कों पर, किसी पब्लिक पार्क में, किसी पब में। वहाँ आपको कोई तसल्ली ना भी दे तो भी आपका दुख एक तरफ से मुड़कर दूसरी तरफ को चला जाता है। नहीं, उससे तकलीफ का बोझ कम नहीं होता, लेकिन आप उसे
उसे कुली के सामान की तरह एक कंधे से उठाकर दूसरे पे रख लेते हैं। ये क्या कम राहत की बात है। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, सुबह होते ही अपने कमरे से बाहर निकल आती हूँ। अरे नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो यहाँ धूप की खातिर आती हूँ। आपने देखा होगा इस पूरे पार्क में सिर्फ ये एक बेंच ऐसी है जिसके ऊपर कोई पेड़ नहीं है। इस बेंच पर एक पत्ता भी नहीं गिरता और दूसरे यहाँ बैठकर आंखें सीधी गिरजे पड़ जाती हैं। आपको अपनी गर्दन टेढ़ी नहीं करनी पड़ती। अच्छा, ये तो पहले भी बता चुकी हूँ आपको। वैसे आप हैं सौभाग्यशाली। पहले दिन यहाँ आए और सामने घोड़ा गाड़ी। आप देखते जाइए, अभी अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाएगी। और मजे की बात ये कि उसमें से ज्यादातर लोग न वर को जानते हैं न वधू को, लेकिन एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। आपके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चीजों को देखने की उत्सुकता जीवन भर समाप्त नहीं। अब देखिए, मैं यहाँ आई तब आप इस प्रेम के आगे बैठे थे। मन में आया एक बार झांक कर देखो, जैसे आपका बच्चा औरों से अलग होगा। अलग होते नहीं है। इस उम्र में सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं, मुंह में चुस्नी दबाकर लेटे रहते हैं। लेकिन फिर भी जब भी मैं किसी प्रेम के आगे से गुजरती हूँ, एक बार भीतर झांकने की जबरदस्त इच्छा होती है। क्योंकि जो चीजें हमेशा एक सी होती हैं, आदमी उनसे ऊबने की बजाय उन्हीं को बार बार देखना चाहता है। जैसे ये प्रेम में लेटे बच्चे, या फिर वो नवविवाहितों की घोड़ा गाड़ी, या फिर मुर्दों की अर्थी। आपने देखा होगा ऐसी चीजों के इर्द गिर्द अक्सर भीड़ जमा हो जाती है। अपना बस चले न चले पांव खुद ब खुद उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। कितनी अजीब सी बात है कि जो चीजें हमारी जिंदगी को पकड़ने में मदद करती हैं, वो चीजें हमारी अपनी पहुंच से कितना दूर है। हम ना उनके बारे में कुछ जान सकते हैं, न किसी को कुछ बता सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, आप ये बताइए कि आप अपने जन्म के बारे में कुछ याद कर सकते हैं, या अपनी मृत्यु के बारे में कुछ बता सकते हैं, या फिर अपने विवाह के अनुभव को हूबहू ज्यों का त्यों अपने मन में दोहरा सकते हैं? बताइए ना। हाँ, आप तो हंस रहे हैं। वो मतलब थोड़ी ना था मेरा। अब अपने विवाह के अनुभव को कौन नहीं याद कर सकता। लेकिन मुझे पता है कुछ देश ऐसे होते हैं जहां लोग तब तक शादी का निर्णय नहीं लेते जब तक वो नशे में धुत नहीं, और बाद में उन्हें कुछ याद नहीं रहता। ना, उस तरीके के अनुभव की भी बात नहीं कर रही है। मेरा मतलब था कि क्या आप उस क्षण को याद कर सकते हैं जब अचानक आप ये निर्णय ले लेते हैं कि अब हम अकेले नहीं हैं, किसी और के साथ रहेंगे जिंदगी भर? मेरा मतलब था, क्या ठीक ठीक उस बिंदु पर उंगली रख सकते हैं जब आप अपने अंदर के अकेलेपन को जरा सा सरका कर किसी और को वहां आने देते? जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे अभी अभी आपने थोड़ा सा सरक कर मुझे यहाँ आने दिया था, और अब मैं आपसे ऐसे बातें कर रही हूँ जैसे आपको जन्म भर से जानती हूँ। लीजिए, अब 2-4 सिपाही भी खड़े हो गए गिरजे के आगे। इसी तरह भीड़ बढ़ती गई ना तो आने जाने का रास्ता भी रुक जाएगा। आज तो खैर धूप निकली है, लेकिन ये लोग सर्दियों में ठिठुरते हुए खड़े रहते हैं। मैं तो बरसों से देख रही हूँ। कभी कभी तो भ्रम होता है कि 20 साल पहले
मेरी शादी के मौके पर जो लोग यहाँ जमा थे वही आज भी है, वही घोड़ा गाड़ी, वही इधर उधर घूमते हुए सिपाही। जी, मेरी शादी इसी गिरजे से हुई, लेकिन वो मुद्दत पहले की बात हो गई। तब ये सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि घोड़ा गाड़ी आकर सीधे गिरजे के सामने रुक जाए। हमें उसे पीछे वाली गली में छोड़ देना पड़ा था और वहां से हम पैदल चलकर गिरजे पर आए थे। दोनोदोनों तरफ लोग जमा थे और मैं अपने पिता के साथ गिरजे की तरफ पैदल ही आ रही थी। मेरा दिल धक धक कर रहा था कि कहीं पांव फिसल कर मैं वहीं कहीं गिर ना पड़ूं। पता नहीं वो लोग आज कहाँ होंगे जो उस दिन सड़क के दोनों तरफ से मुझे देख रहे थे। आपको क्या लगता है, अगर उनमें से कोई मुझे आज देखे तो क्या पहचान सकेगा कि बेंच पर बैठी ये अकेली औरत वही लड़की है जो 20 साल पहले सफेद कपड़ों में अपने पिता के साथ गिरजे की तरफ जा रही थी? बताइए ना, पहचान सकेगा? आदमियों की बात मैं नहीं जानती, मुझे लगता है वो घोड़ा हमें जरूर पहचान लेगा जो उस दिन हमें खींचकर यहाँ तक लाया था। जी हाँ, घोड़ों को देखकर मैं हमेशा हैरत में पड़ जाती हूँ। कभी आपने उनकी आंखों में झांक कर देखा है? ऐसा लगता है जैसे वो किसी बहुत ही अपनी चीज से अलग कर दिए गए, लेकिन अभी तक इस अलगाव के आदी नहीं हुए हैं। किसी चीज से अलग होने का आदी ना हो पाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं। वो लोग जो अंत तक आदी नहीं हो पाते, या तो घोड़ों की तरह उदासीन हो जाते हैं, या फिर मेरी तरह धूप के टुकड़े की तलाश में एक बेंच से दूसरी बेंच तक चक्कर लगाते हैं। आपको क्या लगता है, ये बच्चे जो इस उम्र में सुनते हैं या महसूस करते हैं, इन्हें याद रहता होगा? कुछ तो जरूर रहता होगा, कोई आहट, कोई झलक, कोई आवाज, जिसे बड़े होकर हम उम्र के जाले में खो देते हैं। और फिर अचानक किसी अनजान मौके पर एक जरा सा इशारा पाते ही वो बातें हमारे अंदर जाग उठती है। वो सारी बातें जो न जाने कब से हमारे मन में दबी थी, मगर हम उन्हें रोजमर्रा की दौड़ धूप में याद नहीं रख पाते थे। और फिर उसके साथ साथ बहुत सी बातें आगे आने लगी हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हम में से हर एक को जिंदगी में एक बार अपनी चीर फाड़ खुद करने का मौका मिलना चाहिए। अपने अतीत की परतों को एक एक करके प्याज के छिलकों की तरह उधेड़ते जाएं। आपको ताज्जुब होगा कि सब यानी माँ, पिता, पति, पत्नी, प्रेमी, दोस्त, सब अपना अपना हिस्सा लेने आ जाएंगे। और अंत में आपके हाथ बचेगी वो एक सूखी डंठल जो किसी काम की नहीं, जिसे मृत्यु के बाद या तो जला दिया जाएगा या मिट्टी में दफना दिया जाएगा। लोग कहते हैं आदमी अकेला मरता है। मैं नहीं मानती।
आदमी उन सब के साथ मरता है जो उसके भीतर थे, जो उसके भीतर थे, जिनसे वो प्यार करता था, जिनसे वो लड़ता था। वो अपने साथ एक पूरी दुनिया लेकर मरता है। और ये जो लोगों के मरने पे हमें दुख होता है ना, बड़ा स्वार्थी किस्म का दुख है कि हमें लगता है कि उनके मरने के साथ साथ हमारा एक हिस्सा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया, हमेशा के लिए खत्म हो गया। हाँ? अरे देखिए वो जाग गया है। हाँ, उसको थोड़ा सा हिलाइए, उसको हिलाइए। हाँ हाँ, अपने आप चुप हो जाएगा। अपने आप चुप हो जाएगा। मुंह में चुस्नी डाल के ऐसे लेटा है जैसे कोई छोटा मोटा सिगार हो। देखिए ना कैसे ऊपर आसमान की तरफ बुटर बुटर ताक रहा है। मैं जब छोटी थी ना, तब एक लकड़ी लेकर यूं आसमान की तरफ हिलाती थी जैसे बादल मेरे इशारों पर चल रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है इन बच्चों को बड़े होकर कुछ ना कुछ तो याद रहता होगा। कोई आवाज, कोई झलक, कोई आहट, और जरा सा इशारा पाते ही हमें लगता है ये आवाज हमने कहीं सुनी है, ये घटना या इससे मिलती जुलती घटना कभी हुई है। और फिर न जाने कितनी बातें याद आने लगती। हम सोचते हैं कि वो सारी यादें कहीं दब गई, मगर वो हैं, अभी भी मौजूद हैं, कोने में घात लगाए मौके की तलाश में। और फिर किसी रोज किसी सड़क पर चलते हुए, किसी ट्राम की प्रतीक्षा करते हुए, या फिर यूं ही सोने और जागने के बीच में अचानक वो हमें दबोच लेती हैं। और फिर हम कितना भी छटपटाए, कितना भी छटपटाए, वो हमें छोड़ती नहीं। एक रोज मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। हम सो रहे थे कि अचानक मुझे एक खटका सा सुनाई दिया, बिल्कुल वैसा ही खटका जैसा बचपन में सुनाई देता था। और मुझे लगता था कि मेरे माँ बाप दूसरे वाले कमरे में नहीं है और मैं उन्हें अब कभी नहीं देख पाऊंगी। बचपन में मैं चीखने चिल्लाने लगती थी, लेकिन उस दिन मैं चीखती चिल्लाई नहीं थी। मैं बिस्तर से उठकर दहलीज तक आई, दरवाजा खोलकर बाहर झांका, बाहर कोई नहीं था। मैंने वापस घूमकर उसकी तरफ देखा, वो दीवार से तरफ मुंह करके ऐसे सोया था जैसे वो हमेशा सोता था। और तब मुझे पता चला वो खटका कहीं बाहर नहीं, मेरे भीतर हुआ था। नहीं, भीतर भी नहीं, अंधेरे में एक चमगादड़ की तरह मुझे छूता हुआ निकल गया था। न भीतर न बाहर, फिर भी चारों तरफ फड़फड़ाता हुआ। मैं धीरे धीरे बिस्तर पर वापस लौट आई और उसके बदन को छूने लगी, उसके बदन के उन तमाम कोनों को छूने लगी जो किसी जमाने में मुझे बड़ी तसल्ली देते थे। मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि मैं उसे छू रही थी और मेरे हाथ खाली के खाली वापस लौट रहे थे। वो बरसों पहले की गूंज जो उसके शरीर से उठकर मेरी आत्मा में बस जाती थी, अब कहीं नहीं। मैं उसी तरह उसके शरीर को छू रही थी जैसे कुछ लोग पुराने खंडहरों की दीवारों पर अपने नाम छूते हैं जो उन्होंने बरसों पहले वहां लिखे थे। तो मेरा नाम कहीं नहीं था। मैं रात भर उसके पास बैठी रही और मेरे हाथ
मुर्दा की तरह उसके शरीर पर पड़े हुए। मुझे इतना ताज्जुब हुआ और ये सब इतना भयानक लगा कि मेरे और उसके बीच में ये जो खालीपन आ गया था, ये जो दूरी आ गई थी, वो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। नहीं, अपने वकील को भी नहीं, जिसे मैं बरसों से जानती थी। वो बोले, खटका? कैसा खटका? क्या तेरा पति किसी दूसरी औरत के पास जाता है? क्या वो तुम्हें मारता पीटता है? क्या वो तुम्हारे लिए क्रूर है? क्या वो ये, क्या वो? जी हाँ, उसने तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी और मैं किसी इडियट की तरह उसका मुंह देखती रह गई। उस दिन मुझे पता चला कि अलग होने के लिए कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं अपना दुख बांट के आप हल्के हो जाते हैं। नहीं, मैं कभी हल्की नहीं होती। लोग दुख नहीं बांटते, लोग फैसला सुनाते हैं, कौन दोषी है कौन निर्दोष। और मुश्किल तो ये कि वो एक आदमी जो आपके दुख पे सही सही उंगली रख सकता था, उसी से आप अलग हो जाते। उस दिन इसीलिए मैं अपने मोहल्ले को छोड़कर शहर के इस इलाके में आ गई। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, यहाँ मुझे देखकर कोई नहीं कहता देखो ये औरत 8 साल अपने पति के साथ रही और फिर अलग हो गई। पहले जब कोई इस तरीके की बात करता था ना, तो मैं बीच सड़क पर खड़ी हो जाती थी। मुझे लगता था कि मैं उसे पकड़कर शुरू से आखिर तक एक एक बात बताऊं। कैसे हम मिले, कैसे पहली डेट पर अलग अलग एक दूसरे का इंतजार करते रहे, वो पब के सामने और मैं एक पब्लिक स्टेच्यू के सामने। कैसे उसने पहली बार मुझे पेड़ के तने से सटाकर चूमा था, कैसे मैंने डरते डरते उसके बालों को छुआ था। जी, मुझे लगता था मैं जब तक उनको ये सब कुछ नहीं बता सकूंगी, मैं उस रात के बारे में नहीं बता पाऊंगी जब वो मुझे खटका हुआ था। और मुझे लगा था कि मेरे माँ बापू उस कमरे में नहीं है और अब मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि बड़े होने का मतलब ये है कि अगर आप आधी रात को जाग जाएं और कितना भी चीखें चिल्लाएं, कितना भी क्यों न तड़पे, दूसरे कमरे से कोई नहीं आता, वो हमेशा खाली रहता है। देखिए ना, देखिए उस रात के बाद मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक बात ये समझ में नहीं आती कि भूचाल होते हैं, बमबारी होती है, पेपर में छप जाता है, दूसरे दिन सबको पता चल जाता है कि जहाँ पर स्कूल थे वहाँ खंडहर हैं, जहाँ खंडहर थे वहाँ धूल उड़ रही है। लेकिन जब लोगों के साथ ऐसा होता है तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। अरे उस रात के बाद मैं सारा दिन शहर में घूमती रही, किसी ने मुझे देखा तक नहीं। और तब मैं पहली बार इस जगह पे आई थी, इस पार्क में, और इसी बेंच पर बैठी थी। और मुझे ये इतना आश्चर्य लगा कि मैं ऐन उसी गिरजे के सामने बैठी थी जहां मेरा विवाह हुआ था। तब सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी, हमें घोड़ा गाड़ी पीछे वाले रास्ते पे रोक देनी पड़ी थी और हम पैदल चलकर यहाँ तक आए थे। आप सुन रहे हैं ये आर्गन पर संगीत की आवाज? अरे देखिए ना, उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं, संगीत की आवाज यहाँ तक आ रही है। इसे सुनते ही मुझे पता चल जाता है कि अब उन्होंने अंगूठियां बदली होंगी, अब उन्होंने एक दूसरे को
माँ होगा। अब बस वो बाहर निकलते नहीं, पर लोगों को इतना धैर्य कहाँ। अच्छा सुनिए, आप अगर जाकर देखना चाहें तो आप चले जाइए, मैं तो यहाँ बैठी ही हूँ, मैं आपके बच्चे को देखती रहूँगी। हाँ जाइए, मैं यहाँ पूरे दिन बैठती हूँ, शाम तक यहीं बैठती हूँ, फिर यहाँ पर थोड़ी ठंड हो जाती है। मैं सारा दिन देखती रहती हूँ कि धूप का टुकड़ा किस बेंच पर है, मैं वहीं जाकर बैठ जाती हूँ। पार्क का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ मैं घड़ी दो घड़ी बैठती ना, लेकिन ये बेंच मुझे बहुत प्यारी है, क्योंकि एक तो इस पे पत्ता नहीं गिरता। अरे आप जा रहे हैं? एक तो इस पर पता नहीं गिरता और दूसरे आंखें सीधे गिरजे पर जाती हैं। आप सोचिए। अरे मैं लेके आई हूँ, तुम बैठ जाओ। Thank you.